एक दौर था जब भारत की संसद में एक ऐसी आवाज गूंजती थी जो सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों को भी हिलाकर रख देती थी। एक ऐसी आवाज जो विचारधारा की मजबूत नींव पर खड़ी थी, जिसकी दहाड़ में आंकड़ों की धार भी थी और सड़कों का संघर्ष भी। वो आवाज थी सीताराम येचुरी की। पर आज जब हम 2026 में खड़े होकर भारत की राजनीति को देखते हैं तो एक सवाल हर किसी के जहन में है, क्या वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई? क्या सीताराम के बाद भारत का वामपंथ, जो लाल झंडा, जो कभी करोड़ों मजदूरों, किसानों और छात्रों की उम्मीद था, अब इतिहास का सिर्फ एक भूला बिसरा पन्ना बनकर रह जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक नेता या एक पार्टी के गिरने की नहीं है। ये कहानी है भारत की सियासत के बदलते मिजाज की। ये कहानी पूछती है कि आज के दौर में जहां राजनीति पहचान, धर्म और लुभावने वादों पर सिमट गई है, क्या वहां सिद्धांतों के लिए सत्ता से टकराने वाली राजनीति की कोई जगह बची है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। हम सीताराम और उनकी वैचारिक साथी, उनकी पत्नी नीता येचुरी की विरासत को देखेंगे और समझेंगे कि उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है, क्या वो कभी भर पाएगा? सीताराम येचुरी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो अपने आप में एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो भारत के संविधान में लिखे 3 शब्दों को जिंदा रखने के लिए लड़ता था: समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। 12 अगस्त 1952 को एक पढ़े लिखे तेलुगु परिवार में जन्मे येचुरी की अकादमिक काबिलियत का कोई जवाब नहीं था। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में टॉप किया और फिर जेएनयू पहुंचे, जो उन दिनों वैचारिक बहसों का गढ़ हुआ करता था। लेकिन 1975 पर देश पर इमरजेंसी का अंधेरा छा गया, लोकतंत्र पर ताला लगा दिया गया और नागरिक अधिकार छीन लिए गए। इसी दौर ने एक छात्र नेता के तौर पर सीताराम येचुरी को जन्म दिया। वो लोकतंत्र की वापसी के लिए अंडरग्राउंड हो गए, तानाशाही के खिलाफ छिपकर आवाज उठाते रहे और इसी लड़ाई में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से निकलकर 1977-78 में वो एक नहीं बल्कि 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। प्रकाश करात जैसे साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जेएनयू को वामपंथी राजनीति का वो किला बना दिया जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई दी। ये सिर्फ एक छात्र नेता का उभरना नहीं था, ये एक ऐसे सिद्धांतवादी का जन्म था जिसने किताबी ज्ञान को सड़क के संघर्ष से जोड़ना सीख लिया था। उनकी शादी नीता येचुरी से हुई, जो खुद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक मजबूत नेता थी। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं का संगम था। जहां सीताराम संसद में अपनी विविधता और तर्कों से सरकार को घेरते थे, वहीं नीता सड़कों पर मजदूरों, किसानों और महिलाओं के हक की लड़ाई को आवाज देती थी। वो दोनों मिलकर वामपंथ के 2 चेहरे बन गए, एक संसद का और दूसरा सड़क का। लेकिन मंजिल एक ही थी: सामाजिक न्याय। 1992 में सीपीआई के पोलित ब्यूरो में आने के बाद येचुरी का कद राष्ट्रीय हो गया। उन्हें गठबंधन की राजनीति का चाणक्य माना जाता था। 1996 में जब केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी तो उसके पीछे हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ साथ येचुरी का भी दिमाग था। लेकिन उनका सबसे बड़ा और विवादास्पद कदम 2008 में आया, जब उन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन खींच लिया। कई लोगों ने इसे एक बहुत बड़ी राजनीति भूल बताया, लेकिन येचुरी के लिए यह विचारधारा का सवाल था। उनका साफ मानना था कि यह समझौता भारत को अमेरिका साम्राज्यवाद के सामने झुका देगा। ये वो फैसला था जिसने दिखा दिया कि येचुरी के लिए सत्ता से ज्यादा जरूरी सिद्धांत थे। 2005 से 2017 तक सीताराम येचुरी राज्यसभा के सदस्य रहे। इन 12 सालों में उन्होंने एक सांसद की जिम्मेदारी को एक नई ऊंचाई दी। संसद में उनकी 87% उपस्थिति दिखाती थी कि वो जनता के प्रति कितने जवाबदेह थे। लेकिन आंकड़ों से कहीं ज्यादा यादगार थे उनके भाषण। जब वो बोलते थे तो सत्ता पक्ष में सन्नाटा पसर जाता था। उनके तर्क अकाट्य होते थे और उनकी भाषा में वो आग थी जो सीधे दिल में उतरती थी। 2017 में जब देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी, तब संसद में दिया गया उनका भाषण आज भी याद किया जाता है। उन्होंने लिंचिंग करने वाली भीड़ को प्राइवेट आर्मी कहा और उनकी तुलना हिटलर के ब्लैक शर्ट्स और अमेरिका के कू क्लक्स क्लैन से कर डाली। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था, यह संविधान पर हमला है, केंद्र को इन प्राइवेट आर्मीज पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। वो सिर्फ जज्बाती भाषण नहीं देते थे,
बल्कि तथ्यों और संवैधानिक तर्कों से सरकार की नीतियों की परतें उधेड़ देते थे। जब सरकार ने आरक्षण नीति पर सवाल उठाए तो उन्होंने अंबेडकर जयंती पर संसद में कहा, आरक्षण पर यह हमला आपकी गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है। अगर आप सच में आरक्षण बचाना चाहते हैं तो इसके लिए एक नया कानून बनाइए, चाहे वो नोटबंदी के खिलाफ बोलना हो, जीएसटी के जटिल नियमों पर सरकार को घेरना हो या सीए जैसे कानून के विरोध में सड़कों पर उतरना हो। येचुरी हमेशा सबसे आगे खड़े दिखे। उन्होंने अपनी पार्टी के अखबार पीपुल्स डेमोक्रेसी में लगातार लिखकर देश को चेताया कि हिंदुत्व का एजेंडा असल में देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहा है और इसका एकमात्र जवाब समाजवाद ही है। उनके इस संसदीय संघर्ष को जमीन पर ताकत देती थी नीता येचुरी। वो सीपीआई के मंच से महिला सुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरती रही। जब सीताराम संसद में वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे तब नीता उन विचारों को जनता के बीच ले जाकर आंदोलन बना रही थी। ये जोड़ी इस बात का प्रतीक थी कि सच्ची राजनीति सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि संसद और सड़क दोनों जगहों पर जनता की आवाज बनना है। लेकिन सवाल यही है कि येचुरी जिस बेबाक और सैद्धांतिक राजनीति के प्रतीक थे वो राजनीति आज कहाँ है। सोचकर अजीब लगता है कि जिस वामपंथ ने भारत की आज़ादी से लेकर आधुनिक भारत बनाने में अहम भूमिका निभाई वो आज अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। एक समय था जब कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के बाद देश की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में उनकी मजबूत सरकारें थी। यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर ट्रेड यूनियनों और किसान आंदोलनों तक हर जगह लाल झंडा लहराता था। बंगाल में किए गए भूमि सुधार ने उन्हें दशकों तक सत्ता में बनाए रखा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह मजबूत किला ढह गया? पहली और सबसे बड़ी वजह थी बदलती राजनीति को ना समझ पाना। 1990 के दशक में जब मंडल और कमंडल की राजनीति ने समाज को बदला तो वामपंथ कंफ्यूज हो गया। उसने बीजेपी के उभार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना और उसे रोकने के लिए कांग्रेस के साथ नरम रवैया अपना लिया। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव कहते हैं, लेफ्ट ने बीजेपी विरोध को ही अपनी पूरी राजनीति बना लिया और वर्ग संघर्ष का अपना मूल सवाल पीछे छोड़ दिया। 2004 में यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देना इसी रणनीति का नतीजा था। येचुरी का तर्क था कि देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए यह जरूरी है, लेकिन इस कम बुरे विकल्प की कीमत बहुत भारी पड़ी। वाम दल मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक नीतियों का दबी जुबान में विरोध तो करते रहे, लेकिन सरकार गिराने का खतरा नहीं उठाया। नतीजा ये हुआ कि वो कांग्रेस के जूनियर पार्टनर बनकर रह गए और उनकी अपनी जमीन खिसकती चली गई। जब तक उन्होंने न्यूक्लियर डील पर समर्थन वापस लिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी बड़ी गलती थी अपने ही लोगों से कट जाना। पश्चिम बंगाल में 34 साल राज करने के बाद पार्टी और जनता के बीच एक गहरी खाई बन गई। सिंगूर और नंदीग्राम ने दिखाया कि पार्टी जमीनी हकीकत से कितनी दूर हो चुकी है। जिस जमीन के सवाल ने उन्हें सत्ता दिलाई थी, उसी जमीन के सवाल पर वो सत्ता से बाहर हो गए। त्रिपुरा में भी यही कहानी दोहराई गई। सालों का शासन पार्टी को आत्ममुक्त बना गया और वो लोगों की बदलती उम्मीदों को समझ ही नहीं पाई। आज हाल ये है कि केरल को छोड़कर वामपंथ लगभग हर जगह हाशिए पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वाम दलों को पूरे देश में सिर्फ 8 सीटें मिली, जो उनके पतन की कहानी खुद बयां करती है। तीसरी वजह एक नई और आक्रामक राजनीति का उदय। बीजेपी ने राष्ट्रवाद, धर्म और विकास का एक ऐसा नैरेटिव बनाया जिसका जवाब वामपंथ के पुराने सैद्धांतिक नारों के पास नहीं था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं कि वामपंथियों की बातों में भारत से ज्यादा चीन और सोवियत संघ के लिए प्यार झलकता था, जिसने बीजेपी को यह कहने का मौका दिया कि वो ज्यादा देशभक्त है। सोशल मीडिया के दौर में जहां चुनाव व्हाट्सएप पर लड़े जा रहे हैं, वहां वामपंथ की नुक्कड़ सभाओं और पर्चे बांटने वाली शैली पुरानी पड़ गई। और आखिर में नेतृत्व का संकट। ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत और सीताराम येचुरी जैसे बड़े नेताओं के बाद वामपंथ कोई ऐसा राष्ट्रीय चेहरा नहीं दे पाया जो जनता से सीधा कनेक्ट कर सके। 12 सितंबर 2024 को 72 साल की उम्र में येचुरी के निधन के बाद यह संकट और भी गहरा हो गया। अब सीपीआई के महासचिव पद के लिए एमए बेबी, अशोक धावले और मोहम्मद सलीम जैसे नाम चर्चा में हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास भी येचुरी जैसा करिश्मा और अखिल भारतीय अपील नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि येचुरी के साथ ही सिद्धांतों की राजनीति का दौर भी खत्म हो गया है? क्या भारत की राजनीति अब सिर्फ सत्ता के खेल और चुनावी गणित तक सिमट जाएगी?
शायद नहीं। यह सच है कि वामपंथी पार्टियां आज अपने सबसे कमजोर दौर में हैं। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति का गिराया जाना उनके राजनीतिक पतन का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, किसी की मौत की खबरें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। यही बात शायद वामपंथ पर भी लागू होती है। पार्टियां कमजोर हो सकती है, पर विचार जिंदा रहते हैं। आज भी जब देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है और मजदूरों किसानों के अधिकार खतरे में है, तो वामपंथ के बुनियादी सवाल बराबरी, न्याय और शोषण से आज़ादी पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। सीपीआई, रेड स्टार जैसी पार्टियां आज भी मानती है कि देश फांसीवादी के खतरे का सामना कर रहा है और वे इसके खिलाफ एक बड़े संघर्ष की तैयारी कर रही हैं। और मज़े की बात यह है कि भले ही वामपंथी पार्टियां हारी हों, लेकिन वामपंथी विचार किसी न किसी तरह मुख्यधारा की राजनीति में घुस चुका है। आज हर पार्टी, यहाँ तक कि बीजेपी भी, किसानों की आय दुगनी करने, गरीबों को मुफ्त राशन देने और कल्याणकारी योजनाओं की बात करती है। ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय के विचार को अब कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये वामपंथ की वैचारिक जीत है, भले ही वो चुनावी हार का सामना कर रहा हो। समस्या शायद विचारधारा की नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक झंडा बरदारों की है। वे वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाए, एक नई राजनीतिक भाषा नहीं बना पाए और जनता से उनका कनेक्शन टूट गया। हम कहानी के अंत में वहीं लौट आए हैं जहां से शुरू किया था। सीताराम येचुरी की वो निडर आवाज़ अब संसद में नहीं गूंजती। उनका जाना भारतीय राजनीति के एक ऐसे युग का अंत है जो दशकों तक समाजवाद और सामाजिक न्याय के लिए लड़ा। उनके जाने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा है, क्या कोई नया नेता इस खालीपन को भर पाएगा? क्या भारत को येचुरी जैसी तार्किक, सैद्धांतिक और सत्ता से टकराने वाली राजनीति की फिर से ज़रूरत है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, जब तक इस देश में गरीबी, नाइंसाफ़ी और गैर बराबरी रहेगी, तब तक वामपंथ का विचार किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगा। हो सकता है उसे कोई नया चेहरा मिले, कोई नई पार्टी मिले, या हो सकता है कि वो अलग अलग सामाजिक आंदोलनों में बिखरा हुआ हमें मिले। लेकिन जिस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सीताराम और नीता येचुरी ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को आज भी एक मजबूत, वैचारिक और निडर आवाज़ की ज़रूरत है। क्या वो आवाज़ फिर से उभरेगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप क्या सोचते हैं? क्या येचुरी के बाद भारत में वामपंथ का भविष्य अंधेरे में है या एक नए रूप में फिर से खड़ा होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।